Hello everyone, welcome you all in this wonderful session of Cephalon classes online platform. Hi, myself Abhishek Verma and I will teach you zoology from today. और आज से बेटा हम लोग जो है अपने zoology का जो कोर्स है जो अगले 8 महीने तक चलेगा टिल द सिलेबस कंप्लीशन या बोल सकते हैं या जब तक नीट का एग्ज़ाम जो होगा वहाँ तक जो है ये सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे. नीट का एग्ज़ाम मे बी नेक्स्ट ईयर मई के अंदर हो पॉसिबली. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. हम पढ़ेंगे आज बेसिकली किस चीज़ों के बारे में ये डिस्कस कर लेते हैं. हम पढ़ेंगे सबसे पहले जूलॉजी के बारे में बेटा कि जूलॉजी होती क्या है. उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जूलॉजी के अंदर जो जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं लाइक डाइवर्सिटी, किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ था जूलॉजी के अंदर या किस तरीके से एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है, कौन कौन से क्राइटेरियाज जो है वो इनिशियल स्टेज पे लिए गए थे जब जूलॉजी के बारे में कोई भी नहीं जानता था. तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे. बड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन होने वाला है ये. तो चलिए मज़ा आएगा, शुरू करते हैं. तो आज हम बेसिकली सबसे पहले लिख लेते हैं जूलॉजी के बारे में. तो बेटा जूलॉजी होती क्या है. जूलॉजी जो है एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है. जैसे बेसिकली बायोलॉजी के अंदर 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है. क्या? एक तो प्लांट के अंदर और एक होता है एनिमल्स के अंदर. तो प्लांट वाली ब्रांच को हम बॉटनी बोलते हैं और जिस ब्रांच के अंदर हम एनिमल्स को पढ़ते हैं उसको क्या बोलेंगे? जूलॉजी बोलेंगे. तो जूलॉजी जो है वो बेसिकली 2 वर्ड से मिलके बना है. द फर्स्ट वर्ड इज जू विच मीन्स एनिमल एंड द सेकेंड वर्ड इज लॉजी. ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब लोगोस होता है LOGOS. ठीक है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी. तो इसको हम अगर एक लाइन के अंदर कंबाइन करें और जूलॉजी की डेफिनेशन बताने की कोशिश करें तो ये बोल सकते हैं क्या कि टू स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी. अब जूलॉजी की जो शुरुआत थी सबसे पहले किसने करी? जब भी कोई इनिशिएटिव लेता है किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए तो उसको वो जो एक पर्टिकुलर पर्सन है उसको हम रिगार्ड करते हैं एज अ फादर, क्योंकि उन्होंने ही उस चीज़ को इनिशियली स्टेज पे शुरू किया था. अगर जूलॉजी की मैं बात करूं तो जूलॉजी के जो फादर हैं, अगर जूलॉजी के जो फादर हैं उनका नाम है एरिस्टोटल. एरिस्टोटल को एज अ फादर ऑफ जूलॉजी हम रिगार्ड करते हैं क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही एनिमल्स को क्लासिफाई करने का इनिशिएटिव लिया था. अब बात करें कि एरिस्टोटल और किस चीज़ के फादर हैं. बेसिकली बताएं तो बेटा एरिस्टोटल जो है वो बायोलॉजी के फादर भी एज अ रिगार्ड दिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही बायोलॉजी की शुरुआत करी थी. उन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो 2 पार्ट की तरह 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं. एक होता है प्लांट्स और एक होता है एनिमल्स. ऐसे ही एरिस्टोटल ने बताया कि जूलॉजी जो है वो किस किस तरीके से एनिमल्स में डिवाइड होती है वो भी हम पढ़ेंगे. तो एरिस्टोटल कौन थे? एरिस्टोटल वाज अ ग्रीक नेचुरलिस्ट. एरिस्टोटल जो थे वो कौन थे? एक ग्रीक नेचुरलिस्ट थे. कब से कब तक? ही वाज फ्रॉम 384 टू 322 BC बिफोर क्राइस्ट. ठीक है, उन्होंने ही बताया था कि किस तरीके से एनिमल जो है वो डिवाइड. इस लाइफ स्पान के दौरान उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी उस वक्त के दौरान. बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम. चलिए अब आगे चलते हैं क्या कि एरिस्टोटल ने किस तरीके से एनिमल्स को बाइफर्केट किया था. इस चीज़ को आप नोट कर लिए. जनरली इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं बट हमको किसी चीज़ की इनिशियल पता होनी चाहिए कि कहाँ से वो चीज़ें आई हैं. हमको एक बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में. तो अगर एनिमल्स की बात करें आप, या चलिए एनिमल से पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं क्या कि जूलॉजी जो है बेटा बेसिकली बहुत सारी इसकी बाइफर्केशंस हुई है. बहुत सारी ब्रांचेस जो है जूलॉजी के अंदर आती हैं. ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस में अलग अलग चीज़ें हम पढ़ेंगे इस पूरे के पूरे कोर्स के दौरान. जैसे मैं आपको बताऊं जूलॉजी को काफ़ी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है. सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है वो आती है एनिमल डाइवर्सिटी.
एनिमल डाइवर्सिटी, इस चीज़ के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से लेके एक मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ, कैसे वो बने, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, उनकी फाइलोजेनी क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं जिसको एनिमल डाइवर्सिटी बोलते हैं। एनसीईआरटी के अंदर अगर इस बेसिकली टॉपिक की बात करें बेटा तो ये जनरली आता है एनिमल किंगडम के अंदर। सेकंड ब्रांच जो हम इस जूलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी के बारे में। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी एक जूलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं। हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी टिश्यूज हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक एनिमल की बॉडी के अंदर 4 तरह के टिश्यू मिलते हैं, उन सारे टिश्यूज के बारे में एक डिटेल स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग हम बात करें हिस्टोलॉजी की, अगर बात आगे मूव करें तो हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री। अब ये थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है केमिस्ट्री से, लेकिन यहाँ पर अगर वर्ड बायो जुड़ गया है तो इट इज रिलेटेड टू द लाइफ, जो कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट काम आते हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर। 2 चीज़ें यहाँ पर बेसिकली काम करती हैं क्या? एक होते हैं अपने पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स और एक होता है बेटा अपने पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये 2 चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे इस पूरी की पूरे बायोकेमिस्ट्री में, और कैसे देखेंगे कि एक एनिमल के अंदर रिएक्शंस किस तरीके से काम करती हैं। नेक्स्ट थिंग हम बात करें बायोकेमिस्ट्री के बाद तो अपनी की ब्रांच आती है जिसको हम बोलते हैं क्या? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम बेसिकली फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? एक ऐसी जूलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर एक नॉर्मल फंक्शनिंग कैसे करता है ऑर्गन, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारी, जैसे डाइजेशन हो गया हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, हाउ डू वी लोकोमोट, कैसे हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, रिलैक्स कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर जूलॉजी की, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच जो आती है वो है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ने के वाले हैं। एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जूलॉजी की जिसके अंदर हम जितने भी हार्मोन्स, एक एनिमल के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, वो सारा के सारा डिस्कशन हम इस पूरे की पूरे ब्रांच के अंदर या इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट ब्रांच जो है वो कौन सी ब्रांच आती है जूलॉजी की? वो आती है बेटा क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी हम जैसे आप बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक स्पर्म और एक एग मिलके क्या रिप्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और किस तरीके से एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ये सारी चीज़ें हम पूरी की पूरी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एक रिप्रोडक्शन के दौरान ह्यूमन की हेल्थ का क्या फ़र्क पड़ता है, किस किस तरीके से चीज़ें डिस्कस होती हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। एम्ब्रियोलॉजी के बाद में हम बात करें क्या, हम इवोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन भी एक ब्रांच है जूलॉजी की बेटा, जिसके अंदर किस तरीके से एनिमल का फॉर्मेशन हुआ या अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ये अर्थ सबसे पहले बनी कैसे, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ह्यूमंस जो है सबसे पहले अर्थ के ऊपर कैसे आए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये एक तरह की चैप्टर नहीं, हम इसको बोल सकते हैं कि एक तरह का कहानी है जो हम इसको कहानी की फॉर्म में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इवोल्यूशन के बाद में आ जाता है क्या, बड़ा बेसिक सी चीज़ें माइक्रोब्स के बारे में, या उसके बारे में एक और ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री बड़ी ही इंटरेस्टिंग और एक प्रैक्टिकल सी ब्रांच है।
इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम जो है वो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं या बड़े उनसे बड़े जो ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे कि बी कीपिंग, फिश का कल्चर करना, उसके बाद में लैक इंसेक्ट जो हो गए उन सब का कल्चर करना, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कैसे जो है एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको आर्टिफिशियली कैसे रिप्रोड्यूस किया जाता है, सरोगेसी क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस पूरी की पूरी ब्रांच के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट ब्रांच इज एनिमल वेलफेयर, माइक्रोब्स वेलफेयर। किस चीज के लिए? ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस के लिए माइक्रोब्स जो है वो किस तरीके से वेलफेयर होते हैं, मतलब कैसे कैसे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस को बेनिफिट पहुंचाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस पूरी पूरी ब्रांच के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक जो हमारा इस पूरे के पूरे सिलेबस के दौरान आएगा वो होगी डिजीज एंड इम्यूनिटी या इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है कि किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी जो है वो काम करती है, हमारे अंदर इम्यूनिटी बनती कैसी है, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीजन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इस ब्रांच के अंदर, जो जूलॉजी की पर्टिकुलर ब्रांच है उसके अंदर डिस्कस होगी। तो ये तो रही ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी की बात। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ जूलॉजी के अंदर एनिमल्स का। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि अपन बेसिक सी बात करते हैं, हम यहाँ पर एनिमल्स लेते हैं और सबसे पहले एरिस्टोटल ने एनिमल्स को किस तरीके से डिवाइड किया था, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन जो उस दौरान हुआ था वो क्या था बेटा, एरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने बोला एक ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर रेड कलर का ब्लड मिलता है, एक ऐसे एनिमल जिनके अंदर ब्लड जो है वो कैसा रहेगा, रेड कलर का रहेगा, और एक ऐसे एनिमल जिनके अंदर ब्लड जो है वो रेड कलर का नहीं रहेगा। ये बड़ा बेसिक सा एक क्लासिफिकेशन था, एक बेसिक सा क्राइटेरिया उन्होंने चुना कि जिसके बेसिस पे एनिमल्स को ही अलग कर दिया। तो एनिमल्स उस दौरान बहुत ज्यादा थे, बहुत सारे अमाउंट, नंबर्स ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा हैं, तो उन्होंने क्या किया, चलो इससे एक बेसिक सा क्राइटेरिया यूज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कलर हम उनको डिवाइड कर देते हैं। तो एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक था ऐसे एनिमल जिनके अंदर रेड कलर ब्लड था, उनको उन्होंने नाम दिया एनेमियन, और एक ऐसे एनिमल जिनके अंदर, या एनेमियन को मैं बोल दूं क्या, दे हैव रेड कलर ब्लड, और एक ऐसे एनिमल जिनके अंदर ब्लड जो है वो रेड कलर का नहीं मिलेगा, उनको उन्होंने नाम दिया एनेमियन। ठीक है, मतलब दे डू नॉट हैव रेड कलर ब्लड। ठीक है, तो दो पार्ट के अंदर एनिमल को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट थिंग, अगर इनको और क्लासिफाई किया जाए तो एनिमल्स को फर्दर डिवाइड किया गया था अगेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स में हमने बचपन से पढ़ते आए कि दो तरह के सेल्स, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिंगल सेल मिलेगा जिनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और एक ऐसे सेल्स मिलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो कि कैसे होंगे बेटा, मल्टी सेलुलर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। अगर और फर्दर डिविजन किया गया एनिमल्स का और दो पर्टिकुलर क्लासेस बनाई गई एनिमल्स की, क्या ये नोट कर लें आप, उसके बाद में हम आगे चलते हैं, फर्दर डिविजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनिमल को किस तरीके से डिवाइड किया। एनिमल्स को फर्दर डिवीजन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ही। तो दो तरह के यहां पर ऑर्गेनिजम्स निकले, कौन कौन से? सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था अपने पास प्रोटोजोआ, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था प्रोटोजोआ। सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म निकले हमारे पास मेटाजोआ, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रो का मतलब क्या होता है बेटा, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, चलिए, प्रोटोजोआ जनरली बिलोंग करता है कौन से किंगडम से,
RH विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे उसके बेसिस पे अगर बात करें तो प्रोटोजोआ जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। प्रोटोजोआ होते कैसे एनिमल है, देखिए प्रोटोजोआ जो है वो कैसे होंगे, सबसे पहले तो यूनिसेल्यूलर, ठीक है, यूनिसेल्यूलर कैसे कैसे यूनिसेल्यूलर, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा, दे आर प्रोटोजोआ। नेक्स्ट अगर बात करें क्या मेटाजोआ की, तो दे आर नॉट यूनिसेल्यूलर, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के बाद हम इसको किस तरह का एनिमल बताएंगे, हम बोलेंगे दे आर मल्टी सेल्यूलर, दे आर मल्टी सेल्यूलर। लेकिन यहाँ पर सेम चीज रहेगी, यूकैरियोट्स ही रहेंगे, ये प्रोकैरियोट्स नहीं होते, कोई भी एनिमल प्रोकैरियोट नहीं होता। जनरली प्रोकैरियोटिक काउंट किए जाते हैं बैक्टीरियाज के अंदर। तो मेटाजोआ जो है वो कौन हो गया, इट इज आल्सो यूकैरियोटिक, ठीक है। अब प्रोटोजोआ होते क्या है और अगर डिस्कस करें, दे आर हेटेरोट्रोपिक इन नेचर, दे आर हेटेरोट्रोपिक इन नेचर, मतलब दे विल feed on the other organism for their nutritional requirement, they cannot prepare their own food। prepare करता कौन है, जो कि ऑटोट्रोप्स होते हैं, जो कि प्लांट लाइक कैरेक्टर्स जिनके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो हेटेरोट्रोपिक का मतलब क्या है, अगर उनको खाना खाना है तो दे मस्ट डिपेंड ऑन द अदर्स, दूसरे को फीड करें, वो किसी भी तरह से हो, या तो पैरासाइटिक फॉर्म में हो या प्रेडेटर फॉर्म में हो, वो डजंट मैटर करता है, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेटाजोआ भी कैसे थे, दे आर ऑल्सो हेटेरोट्रोपिक। फर्क यहां पर सिर्फ किस चीज का था, नंबर ऑफ सेल्स का, जो कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट थिंग अगर बात करें कि प्रोटोजोअन जो है वो और किस चीज में डिवाइड, किस तरह से इनको बाइफर्केट किया गया था, वो आगे हम पढ़ते हैं। पहले मेटाजोआ का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि मेटाजोआ को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया था बेटा। मेटाजोआ को फर्दर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन सा, एक था पैराजोआ और एक था यूमेटाजोआ। सबसे पहला क्लासिफिकेशन मेटाजोआ का क्या था, एक था पैराजोआ, ठीक है, और एक था यूमेटाजोआ। पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ की अगर बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल। लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल से मेरा ये मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स तो होंगे ज्यादा, एक से ज्यादा होंगे, दे आर मल्टी सेलुलर, नो डाउट दे आर मल्टी सेलुलर, बट वहां पर टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। जैसे मैं बता दूं आपको, पैराजोआ क्या कैसे बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द लूज एग्रीगेशन ऑफ loose aggregation of cells, no formation of tissues। यहां पर टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, सपोज करो एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बहुत सारे प्रेजेंट हैं, लेकिन हर एक सेल जो है वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है। जैसे हर एक सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, जैसे डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, वो सारी चीजें हर एक सेल अपने लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। वहां पर ग्रुप नहीं बनाए जा रहे सेल्स के। अगर ग्रुप बन जाए सेल्स का तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको टिश्यू बोल देंगे, लेकिन यहां पर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। इस तरह में इस पैराजोआ के अंदर जो एग्जाम्पल लिया गया था, जो ऑर्गेनिज्म का जो फाइलम फॉल होता है इसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको पॉलीफेरा बोलते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पर्टिकुलरली डिटेल में पढ़ेंगे एक फाइलम के अंदर। नेक्स्ट थिंग होता है क्या बेटा, यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ ऐसे ऑर्गेनिज्म, यू का मतलब होता है बायोलॉजी के अंदर ट्रू, तो these are true animals, these are
ट्रू एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल जो थोड़े बहुत डिफरेंस हो या बोल सकते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर शो करें, किसकी कंपैरिजन में, पैराजोआ के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर बहुत सारे सेल एग्रीगेट हो जाएंगे लेकिन लूजली नहीं, कॉम्पैक्टली। इसका मतलब वो अगर वो कॉम्पैक्ट एग्रीगेशन ऑफ सेल्स परफॉर्म करते हैं तो मींस दे विल फॉर्म टिश्यू। टिश्यू फॉर्मेशन जो है यहां पर देखने को मिलेगा, टिश्यू का फॉर्मेशन। अब जितने भी एनिमल्स आते हैं पॉलीफेरा के बाद में टिल कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स तक जितने भी हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे की सारे किस में आते हैं, वो सारे की सारे आते हैं किसके अंदर, यूमेटाजोआ के अंदर। अब हम बात करते हैं, हमने प्रीवियस पेज पे हमने किसके बारे में पढ़ा था, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा था बेटा। अब प्रोटोजोआ जो है पर्टिकुलरली किंगडम किसके अंदर बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा के अंदर। तो हम बात करेंगे अपना प्रोटोजोआ के बारे में, डिटेल स्टडी करेंगे कि किस तरह के एनिमल्स इसके अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम बात करेंगे यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा बेटा बेसिकली चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के अंदर आता है किंगडम, ठीक है। सेकंड टाइप मोनेरा के बाद में जो दूसरी किंगडम आती है उसको प्रोटिस्टा बोलते हैं। और ये किंगडम बनाने का रीजन क्या था, ये किंगडम बनाने का रीजन ये था कि एक ऐसी किंगडम हो जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जो अपनी पर्टिकुलर किंगडम के अंदर फॉल नहीं कर पा रहा उसको यहां रख दिया जाए। जैसे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बात करें तो एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट भी आते हैं लेकिन यूनिसेलुलर फॉर्म में। इसका मतलब इस किंगडम को अगर जनरली बेसिकली बात करें तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट, जनरल नेम में वी कैन ऑल्सो कॉल इट द डस्टबिन ऑफ द प्लांट किंगडम, डस्टबिन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स आ गए, वो एनिमल्स भी हो गए और वो प्लांट भी हो गए। कौन कौन से आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो प्रोटिस्टा के अंदर एक क्लास आती है, कौन सी, चलिए क्लास छोड़िए। प्रोटिस्टा के अंदर कौन फॉल करता है, प्रोटिस्टा के अंदर फॉल करता है प्रोटोजोन्स। अगर एनिमल किंगडम की बेसिस पे बात करें तो हम इसको फाइलम 0 से भी डिनोट कर सकते हैं, फाइलम 0, फाइलम 0, ठीक है, इससे डिनोट कर देते हैं। अब प्रोटोजोन्स जो होते हैं बेटा नाम से ही पता चल जाएगा, प्रो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है बेटा, प्रिमिटिव। एंड जोन्स अगेन एनिमल्स, ठीक है। तो these are the primitive relatives of animals, these are the primitive relatives of animals। एक चीज अपने को याद रखनी है क्या, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन की प्रोटोजोन के अंदर फॉल होंगे वो सारे की सारे कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉपिक, दे आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। अब हेटेरोट्रॉपिक तो है बेटा, तो हेटेरोट्रॉपिक भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से मैंने आपको भी बताया था। पहला हेटेरोट्रॉपिक, अगर वो हेटेरोट्रॉपिक है तो वो पैरासाइटिक नेचर भी शो कर सकता है, और अगर वो हेटेरोट्रॉपिक है तो वो प्रेडेटर भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप, हेटेरोट्रॉपिक है तो वो पैरासाइटिक नेचर भी शो कर सकता है बेटा। सेकंड अगर बात करें, अगर वो हेटेरोट्रॉपिक है तो वो प्रीडेटर नेचर भी शो कर सकता है, मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड कर सकता है जो कि अपने से छोटे हों, ठीक है। अगर पैरासाइटिक फॉर्म की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो दो तरह का पैरासाइटिक फॉर्म हो गया, कौन कौन सा, एक हो सकते हैं एंडोपैरासाइट और एक हो सकते हैं एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म, वो पैरासाइट जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाकर क्या करे, डिजीज कॉज करे या वहां पर रहे, अपनी न्यूट्रिशनल हैबिटेट को कंप्लीट करे, दैट्स ऑल, अपनी न्यूट्रिशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट उसको कंप्लीट करे, वहां पे आसानी से रहे, ठीक है। दूसरे होते हैं एक्टोपैरासाइट जो कि किसी बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहे,
बॉडी के ऊपर या बाहर, अंदर मूव ना करे, उसकी बॉडी के बाहर मूव करे, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टोपैरासाइट। फंक्शन सेम परफॉर्म करेंगे दोनों। मेन रीजन क्या है यहाँ जाने का, मेन रीजन है उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करना, ठीक है। तो ये पैरासाइटिक फॉर्म में भी रह सकता है और प्रेडेटर फॉर्म में भी रह सकता है। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जनरली बेटा हम बात कर रहे थे किसकी, प्रोटोजोअन्स की, और प्रोटोजोअन्स के अंदर 4 ग्रुप्स आते हैं। प्रोटोजोअन्स जो है वो 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किए गए हैं। 4 ग्रुप कौन कौन से, एक एक के बारे में इसका नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ग्रुप आता है बेटा कौन सा, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। सेकेंड काइंड ऑफ प्रोटोजोन्स होते हैं बेटा कौन से, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। थर्ड काइंड ऑफ प्रोटोजोन्स कौन से होते हैं बेटा, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। और फोर्थ काइंड ऑफ प्रोटोजोन्स होते हैं वो, उनको हम बोलते हैं स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो ये 4 ग्रुप आते हैं किसके अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर। बेसिकली अगर इनको चारों को पढ़ने का तरीका क्या है, हम इनके नाम से ही इनका स्ट्रक्चर जो है वो समझ सकते हैं। अगर मैं अमीबॉइड की बात करूं आपसे, तो अमीबॉइड के लिए क्या बोल सकते हैं कि ऐसे प्रोटोजोअन्स जो कि क्या हो, इर्रेगुलर शेप के हो, क्योंकि अमीबा का रिजेंबल करता है, ये नेम से, अमीबा के नेम से रिजेंबल कर रहा है, और अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। तो इसीलिए अगर बात करें तो दे आर इर्रेगुलर इन शेप, इर्रेगुलर इन शेप, ठीक है। और बोल सकते हैं दे हैव फॉल्स फीट, दे हैव फॉल्स फीट, और उस फॉल्स फीट को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। उस फॉल्स फीट को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है इस अमीबा के बारे में। तो उस फॉल्स फीट को क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया बोला जाता है। अगर मैं इसकी हैबिटेट की बात करूं, चलिए हैबिटेट की बारी सबकी एक साथ बात कर लेंगे। पहले फ्लैजिलेटेड की बात कर लेते हैं। अब फ्लैजिलेटेड है, नाम से पता चल रहा है क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो दे हैव फ्लैजिला ऑन बॉडी सरफेस, अपनी बॉडी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। तीसरी चीज बात करें यहां पर सीलिया की, तो सीलिया सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स क्या होगा, उनकी बॉडी की सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होता है, दे हैव सीलिया ऑन बॉडी सरफेस। अब सीलिया क्या होता है, पर्टिकुलरली सीलिया की बात करें तो सीलिया जो है एक्चुअली में क्या हो गया बेटा, सीलिया आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया क्या होता है बेटा, दीज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अगर पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म ले लेता हूं, ये रहा, और इसकी बॉडी पे क्या होंगे, छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से दिखते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं, दे आर न्यूमरस इन अमाउंट। ऐसा नहीं है 2 10 15 20 100, ऐसा नहीं, दे आर इन थाउजेंड्स ऑफ नंबर, ठीक है। और ये सारे की सारे सीलिया जो है वो कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं, एक साथ मूवमेंट करते हैं, और किसी भी ऑर्गेनिज्म को आगे बढ़ाने में, उसको लोकोमोट करने में भी बड़ा हेल्प करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे सीलिया देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो हमारे कोई डस्ट पार्टिकल रेस्पिरेटरी सिस्टम है या ट्रैकिया के अंदर चला गया, तो सबसे पहले वहां पर म्यूकस क्या करेगा, उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। डस्ट पार्टिकल जब म्यूकस ट्रैप कर लेगा, उसके बाद में
सीलिया होते हैं वो सीलिया क्या करते हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जितने भी न्यूमरस अमाउंट ऑफ सीलिया है वो सारे के सारे क्या करेंगे बेटा, वो कोऑर्डिनेट मूवमेंट करके उसको आउटवर्ड या बाहर की तरफ थ्रो करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर सीलिया जो है वो कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं और लोकोमोशन कराने में किसी भी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेंगे एक लिक्विड एनवायरनमेंट के अंदर। इसका मतलब हैबिटेट भी इनका जनरली कैसा होना चाहिए, एक्वेटिक होना चाहिए। स्पोरोजोन्स की बात करें, दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें इनके हैबिटेट की, किसकी अपन बात कर रहे हैं, अमीबॉइड काइंड ऑफ प्रोटोजोअन। अमीबॉइड काइंड ऑफ प्रोटोजोअन्स आर द हैबिटेट क्या होगा इनका, दे लिव इन द सी वाटर, दे लिव इन द फ्रेश वाटर, सी वाटर हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, और मॉइस्ट सॉइल भी बात कर सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल। वहां पर जनरली अपने को अमीबॉइड काइंड ऑफ प्रोटोजोन्स देखने को मिलेंगे। जो सी वाटर वाले प्रोटोजोन्स होते हैं बेटा, इनके अंदर या इनकी बॉडी की जो शेल होती है, बॉडी शेल इज मेड अप ऑफ सिलिका। इनकी बॉडी की शेल जो है वो किसकी बनी होती है, सिलिका की। ये एनसीईआरटी की लाइन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाएगी और इसको याद रखना है कि सी वाटर में रहने वाले अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की जो बॉडी वॉल है, वो शेल जो है वो किसकी बनी होती है, वो सिलिका की बनी होती है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं किसके बारे में, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में, नेक्स्ट थिंग की अगर बात करूं तो यहाँ के जो एग्जाम्पल आ गए, एग्जाम्पल कौन होता है इनका, एग्जाम्पल बेसिकली दो एग्जाम्पल हो गए। कौन कौन सा, एक तो अमीबॉइड नाम से आ गया अमीबा, और दूसरा होता है इसी की क्लास का बिलोंग करता है जिसको बोलते हैं एंटामीबा। अमीबा और एंटामीबा। एंटा अमीबा जो है बेटा जो ये है एक्चुअली एक पैरासाइटिक फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म है, ये एक पैरासाइटिक फॉर्म होती है जो कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जनरली पैरासाइट की तरह रहता है। जनरली ये बॉडी हमारी में जाता कैसे है, हम जो पानी ड्रिंक कर लेते हैं उसकी वजह से ये हमारे स्टमक में पहुंच जाता है और इंडाइजेशन वगैरह ये सारी दिक्कतें जो है वो कॉज कर देता है। अगर मैं बात करूं फ्लैजिलेटेड टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स की, तो हमने ये तो देख लिया, यहाँ पर हमको इतना समझ में आ चुका है कि इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो फ्लैजला देखने को मिलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल की या पहले हैबिटेट की बात करूं, इनके हैबिटेट की अगर मैं बात करूं तो हैबिटेट कैसा होता है बेटा इनका, हैबिटेट जो रहेगा इनका कैसा रहेगा, ये दे आर फ्री लिविंग, दे आर फ्री लिविंग और दे कैन बी पैरासाइटिक फॉर्म। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक फॉर्म भी देखने को मिल सकती है अपने फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, ठीक है, अगर मैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल लूं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, अगर मैं इनका एग्जाम्पल लूं तो यहां पर एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा ये एक्चुअली में एक ऐसा पैरासाइट है जो कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाकर वहाँ डिजीज कॉज करता है, और उस डिजीज का नाम है क्या, क्या कॉज करता है, इट कॉज अ डिजीज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। इट कॉज अ डिजीज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। और इसका जो वेक्टर है या जो कैरियर है वो कौन होगा, वो होता है एक फ्लाई होती है जिसका नाम है सीसी फ्लाई,
and this fly is native to rural Africa. अफ्रीका के जो रूरल एरियाज है वहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये क्या कॉज करती है ह्यूमंस के अंदर? इट कॉज स्लीपिंग सिकनेस। वेक्टर कौन है? सीसी फ्लाई। याद रखने की ज़रूरत है इस चीज़ को, क्योंकि एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उनमें से ये एग्जाम्पल जो है एक है, और इसके बारे में क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, अब बात करते हैं हम सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की, है ना। हम सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात कर रहे थे। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में ये देख लिया था हमने, ये समझ में आ चुका था कि इनकी बॉडी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं बेटा? सीलिया प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस सीलिया परफॉर्म अ कोऑर्डिनेट मूवमेंट, और ये बोल सकते हैं दे आर एक्वेटिक। ये प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। दे आर एक्टिवली मूविंग ऑल्सो, दे आर एक्टिवली मूविंग। एक्टिवली मूविंग का मतलब क्या है? कि पूरी तरीके से मूव करते हैं विद द करंट ऑफ वाटर, करंट के साथ मूव कर सकते हैं, जहाँ पे वाटर जा रहा है उस तरह से मूव कर सकते हैं, पहली चीज़ है ना। सॉरी, एक्टिवली मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, वो पैसिवली मूविंग होता है जहाँ पर वाटर करंट के साथ मूव करते हैं। तो एक्टिवली मूविंग मतलब वो वाटर करंट के अपोजिट मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, दे हैव थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, और इन सीलिया की वजह से वो आसानी से क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग अगर बात करें सीलिया के अंदर, हाँ, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें सीलिया के, तो बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल है जिसका नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम है ना, एनसीईआरटी के अंदर इसका डायग्राम बना हुआ है, वो देख लेना। पैरामीशियम। इसके बाद में अगर सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की मैं और बात करूं, तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं बेटा, यहाँ पे एक बेसिक सी चीज आती है। क्या? एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है जो अपने को याद रखनी है, वो क्या है? इट हैज गलेट। गलेट का यहाँ पर प्रेजेंट होता है। गलेट क्या है? ये एक तरह की कैविटी होती है। ये क्या है? गलेट क्या होती है? इट इज अ काइंड ऑफ अ कैविटी विच ओपन्स आउटसाइड। इट इज अ काइंड ऑफ अ कैविटी विच ओपन्स आउटसाइड। ठीक है, तो ये मेन चीज है जो अपने को याद रखनी है। क्या? कि सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में गलेट का प्रेजेंट भी होता है। नेक्स्ट थिंग जो अपन मूव करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ते हैं हम स्पोरोजोन्स के बारे में पढ़ते हैं। स्पोरोजोन्स होते क्या है? स्पोरोजोन्स इज एक्चुअली अ इन्फेक्टिव स्टेज। इट इज एक्चुअली अ इन्फेक्टिव स्टेज। क्या होती है बेटा? ये एक्चुअली में एक इन्फेक्टिव स्टेज है जो कि क्या कॉज करेगी? बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन कॉज करती है। अब कौन सा इन्फेक्शन कॉज करती है, या इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल इसका आता है बेटा प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम क्या है खुद? इट इज अ मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम इज अ मलेरियल पैरासाइट। मतलब ये क्या कॉज करता है बेटा? ये मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो एक ऐसी इन्फेक्टिव स्टेज होती है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के अंदर, जिसको स्पोरोजोन्स बोलते हैं। तो ये क्या कॉज करता है? ये मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम खुद क्या होता है? एक मलेरियल पैरासाइट है। ठीक है, तो ये तो रही अपनी 4 ग्रुप्स जो कि क्या है? प्रोटोजोन्स के अंदर फॉल करते हैं। अब एक नोट अपने को लिखना है, क्या? कि जनरली यूग्लिना होता है एक टर्म जो कि प्रोटिस्टा के अंदर ही बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर ही बिलोंग करता है, यूग्लिना। तो यूग्लिना को अगर हम चाहें तो एक एक्सेप्शन के तौर पर प्रोटोजोन्स के अंदर काउंट कर सकते हैं, एज एन एक्सेप्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आता ही आता है इसके अंदर, बट एज एन एक्सेप्शन इसको अगर काउंट किया जाए तो इसके बेसिस पर क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों?
क्योंकि यूग्लिना जो है वो दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, प्लांट के जैसे भी और एनिमल के जैसे भी। लेकिन इसको प्रोटोजोन्स के अंदर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर या यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर काउंट करने का रीजन ये हो सकता है क्या कि इट डू नॉट हैव सेल वॉल, और जहां पर सेल वॉल नहीं होती वो कैरेक्टर्स एक्चुअली में एनिमल सेल के कैरेक्टर्स भी मिलते हैं। क्योंकि एनिमल के सेल्स में और प्लांट सेल में अगर डिफरेंशिएट करते थे बचपन में तो हम सबसे पहले चीज़ यही लिखते थे क्या कि प्लांट सेल हैव सेल वॉल एंड एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। तो इस सेल वॉल के ना होने की वजह से अगर इसको एक्सेप्शन के तौर पे लिया जाए तो शायद हम इसको काउंट कर सकते हैं प्रोटोजोन्स के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सबको उम्मीद है समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए आसानी से। ठीक है, और हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में से आगे वाला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था कि फर्दर किस बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है, एनिमल डाइवर्सिटी जो हम पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 ऑफ NCERT, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन से फाइलम हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस के साथ। सो थैंक यू सो मच